हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका का चौथा पाठ। पाठ का नाम है माटी वाली। इस पाठ के लेखक विद्यासागर नौटियाल हैं। श्री विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित इस पाठ में टिहरी बांध के कारण विस्थापित लोगों के जीवन की समस्याओं का वर्णन किया गया है। इस पाठ में माटी बेचने वाली एक स्त्री के जीवन का मार्मिक वर्णन किया गया है। सबसे पहले एक औरत के बारे में बताया गया है जो गांव में या घर घर जाकर माटी बेचने का काम करती है। टिहरी के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में पहुंचकर माटी वाली ने अपना कनस्तर रखा। कनस्तर यानी एक लोहे का डब्बा जिसे कनस्तर कहा जाता है, जिसके द्वारा वह घर घर मिट्टी पहुंचाने का काम करती है। उसने अपने सर से मिट्टी से भरा हुआ कनस्तर उतारा। टिहरी नगर का बच्चा बच्चा माटी वाली को जानता है तथा वह भी सबको जानती है। वह सब घरों में लीपने वाली चूल्हे चौके को तथा आंगन को लीपने वाली मिट्टी पहुंचाती थी। यूँ कह सकते हैं कि उसके कारण ही लोगों के घरों में चूल्हे जलते थे। वह लाल मिट्टी पहुंचाने वाली अकेली औरत है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी उस गांव में, उस स्थान में कोई और मिट्टी बेचने वाली औरत नहीं है। केवल वह अकेली है जो यह काम करती है। शहर में कहीं माटाखान नहीं है। नदियों के तटों की रेतीली मिट्टी से घरों की लिपाई नहीं हो सकती। घरों की लिपाई करने के लिए लाल चिकनी मिट्टी चाहिए होती है। टिहरी नगर के नए नए किराएदार भी उसके ग्राहक बन जाते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि मिट्टी देने वाली केवल वही एक औरत है तो सब उसको जानने लगते हैं तथा उससे ही मिट्टी मंगवाते हैं। माटी वाली एक हरिजन बुढ़िया है। घर की मालकिन ने उसे आंगन में मिट्टी उड़ेलने के लिए कहा। जो माटी वाली है वह एक नाटे कद की हरिजन बुढ़िया है। एक बार एक घर की मालकिन ने उसे अपने आंगन में मिट्टी एक कोने में उड़ेलने के लिए कहा तो उसने अपनी मिट्टी अपने कनस्तर में से निकालकर सारी मिट्टी एक कोने में रख दी। मालकिन ने उसे खाने के लिए 2 रोटियां दे दी। तब माटी वाली ने एक रोटी चाय के साथ खा ली तथा दूसरी रोटी अपने बूढ़े पति के लिए छुपाकर रख ली। माटी वाली ने मालकिन से कहा कि चाय भी अपने आप में एक साग है, क्योंकि मालकिन ने उसे कुछ और नहीं दिया, रोटी के साथ खाने के लिए केवल चाय दी थी। तो माटी वाली ने कहा कि चाय के साथ भी रोटी को आराम से खाया जा सकता है, किंतु मालकिन ने कहा कि नहीं, भूख ही अपने आप में एक साग है। यानी जब किसी को भूख होती है तो उसके लिए रूखी सूखी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट होती है, उसे बहुत अच्छी लगती है। भूख में रूखी सूखी रोटी का स्वाद भी अच्छा लगता है। भूख मीठी की भोजन मीठा। इस बात का तात्पर्य यह है कि यदि किसी का पेट भरा हुआ हो तो उसके सामने कितने ही स्वादिष्ट व्यंजन क्यों ना परोस दिए जाएं, उसे वे अच्छे नहीं लगेंगे, रुचिकर नहीं लगेंगे। और जिसका पेट खाली हो, जो भूख से व्याकुल हो, उसके लिए रूखी सूखी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट उसे लगेगी। माटी वाली ने पीतल के गिलास में चाय पीते हुए कहा, यानी मालकिन ने उसे पीतल के गिलास में चाय दी तो उसने चाय पीते हुए कहा कि आजकल चाय पीने वाले लोगों ने, यानी जो लोग चाय पीते हैं, उन्होंने कांच या स्टील के गिलास खरीद लिए हैं। पीतल के गिलास तो बहुत कम लोगों ने संभाल कर रखे हुए हैं। तब उसकी मालकिन ने कहा कि अपने पुरखों की वस्तुओं से सबको मोह होता है। यानी ये पीतल के बर्तन या यह जो गिलास था, यह उसके पूर्वजों की निशानी है। उसके पुरखों ने इसे खरीदा था, इसलिए मैं इन गिलासों को कभी नहीं बेचती। वह पुनः कहती है कि यदि टिहरी बांध के कारण इस जगह को छोड़ना पड़ा तो वे कहाँ जाएंगे। यानी सब यही सोच रहे थे कि टिहरी बांध जब बनेगा तो सब लोग उस स्थान को छोड़कर कहाँ पर जाएंगे। माटी वाली ने बड़े दुख और निराशा के साथ कहा कि ज़मीन जायदादों के मालिक हैं, वे तो किसी न किसी ठिकाने पर ही जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। माटी वाली वहाँ से किसी दूसरे घर में गई जहाँ उसे हर हाल में अगले दिन मिट्टी लाने का आदेश मिला तथा साथ ही 2 रोटियाँ भी मिल गई। वह उन्हें भी अपने कपड़े में बांधकर
उसने संभाल कर रख लिया। अब माटी वाली के पास 3 रोटियां थी। पहली मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी थी, जिसमें से एक उसने खा ली थी तथा एक कपड़े में बांधकर अपने पास रख ली थी अपने बूढ़े पति के लिए, और अब उसे 2 रोटियां किसी दूसरी मालकिन ने दे दी थी। माटी वाली का गांव नगर से दूर था। उसे गांव से पैदल चलकर अपने घर तक पहुंचने में 1 घंटा लग जाता था। चाहे वह अपनी चाल कितनी भी तेज़ क्यों ना कर ले, फिर भी उसे अपने घर तक पहुंचने में पूरा 1 घंटा ही लगता था। उसने रास्ते में 1 पाव प्याज खरीदे, यानी आज माटी वाली को कुछ पैसे भी मिल गए थे मिट्टी के बदले, तो आज उसने 1 पाव प्याज खरीदे। वह सोच रही थी कि पहले घर जाकर प्याज तलूँगी और उनकी कुछ सब्जी वगैरह तैयार करूँगी, उसके बाद अपने बूढ़े पति को रोटी दूँगी। वह मेरा इंतज़ार करता होगा। उसके पास अपना कोई खेत नहीं था और ना ही कोई ज़मीन थी। माटी वाली का कार्य केवल यही था कि वह हर रोज़ मिट्टी खोदती थी, शहर पहुंचाती थी और फिर रात तक अपने गांव में लौट जाती थी। यहाँ तक कि उसकी झोपड़ी भी ठाकुर की ज़मीन पर बनी हुई थी। उसके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं थी और ठाकुर की ज़मीन पर रहने के बदले उसे ठाकुर की बेगार करनी पड़ती थी, यानी ठाकुर जो भी उसे काम देता, जो भी उसे काम बताता, वह उसे रहने के बदले में उसके करने पड़ते थे। यह सोचते सोचते वह घर पहुंची और देखा कि उसका बूढ़ा पति उसे छोड़कर जा चुका था। यानी जब तक माटी वाली अपने घर पहुंची, उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। टिहरी बांध के पुनर्वास से संबंधित अधिकारी ने उसके घर का पता पूछा। यानी उस समय टिहरी बांध जो था वो बनाया जा रहा था और जो वहाँ पर बसे हुए लोग थे उनसे कुछ पूछताछ की जा रही थी, ताकि वहाँ की ज़मीन वो अपने अधिकार में ले ले तथा जिनके पास ज़मीनों के कागज़ हैं, कोई पक्का सबूत है कि वो वहाँ के मालिक हैं या नहीं, इस प्रकार के लोगों को कहीं दूसरी जगह पर ज़मीन दी जा सके। उसने बताया कि उसकी ज़िंदगी भर की कमाई केवल यह मिट्टी बेचने का काम है। टिहरी के लोगों के घर उसने मिट्टी पहुंचाई है, यही उसके जीने का साधन है। अधिकारी ने फिर प्रश्न पूछा कि क्या माटा खान उसके नाम है, तो बुढ़िया ने बताया कि माटा खान तो मेरी रोज़ी है, पर वह मेरे नाम नहीं है। अधिकारी कुछ तीखे स्वर में बोला, बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं। अब बुढ़िया बिल्कुल असहाय थी। उसके पास ना तो कोई कागज़ था और ना ही कोई संपत्ति। बुढ़िया कुछ सक पकाकर बोली, बांध बनने के बाद मेरा क्या होगा, मैं क्या खाऊंगी साहब। तो वह अफसर बोला, इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। इसी के साथ ही टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, यानी जहाँ से वह मिट्टी लेती थी, जो सुरंगें बन चुकी थी उनको बंद कर दिया गया। फलस्वरूप नगर में पानी भरने लगा, यानी बांध लगभग तैयार हो गया था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। नगर के लोग घरों को छोड़ छोड़कर बाहर भागने लगे थे। पानी भरने से शमशान घाट भी डूब गए थे। अब माटी वाली के पास अपने पति के अंतिम क्रिया करने का प्रश्न सामने खड़ा हो गया था, यानी उसका पति झोंपड़ी में मृत पड़ा हुआ था। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था और वह उसके अंतिम क्रिया के बारे में सोच रही थी, क्योंकि जो उस स्थान के जितने भी शमशान घाट थे वो बांध के पानी से डूब चुके थे। अब माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई हर आने जाने वाले से कहती है कि गरीब आदमी का शमशान कभी नहीं उजड़ना चाहिए। अब उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। माटी वाली कहानी के माध्यम से टिहरी बांध के बनने पर वहाँ पर विस्थापित होने वाले असहायों व गरीब लोगों की दयनीय दशा का यथार्थ चित्रण किया है। लेखक चाहता है कि वहाँ से विस्थापित लोगों की समस्याओं और पीड़ाओं को लोग समझें और उनके प्रति सहानुभूति की भावना अपनाएं तथा उनके स्थापित होने में सहयोग दें। विस्थापित का अर्थ होता है जहाँ पर वे रहते हैं, यानी किसी एक निश्चित स्थान पर जहाँ पर लोग रहते हैं उनको उस स्थान से निकालकर या उस स्थान से किसी दूसरी स्थान पर बसने का प्रबंध करना, उसे विस्थापन कहते हैं। ऐसा अधिकतर
या तो प्राकृतिक आपदा के कारण होता है या कोई बांध या इस प्रकार के कोई निर्माण कार्य के कारण होता है। बांध, सड़क या कोई सरकारी भवन का निर्माण होता है। इस प्रकार के कारण होते हैं जिनके द्वारा लोगों को विस्थापित किया जाता है। कहानी के आरंभ में माटी वाली के जीवन और उसके काम पर प्रकाश डाला गया है कि वह क्या कार्य करती है और वह कैसी है। उसके परिवार में केवल उसका पति है। यह भी बताया गया है कि टिहरी नगर के लोगों के लिए माटी वाली की क्या महत्ता है, यानी जब तक माटी वाली माटी नहीं देती और उनके चूल्हे चौकों की लिपाई पुताई नहीं होती, तब तक लोगों को ऐसा लगता है कि उनके घर का काम अधूरा है। उसके द्वारा लाई गई मिट्टी से वहाँ के चूल्हे और घरों की चमक और पवित्रता बनी रहती है। इन्हीं लोगों के सहारे उसका जीवन चलता आया है। वह माटी वाली को मामूली से दामों में बेचती है, यानी जो उसकी मिट्टी है वह उसे केवल थोड़ा सा फ़ायदा करवाती है, उसका वह ज़्यादा दाम नहीं लेती, केवल अपनी रोज़ी रोटी का साधन बना लेती है। इसके साथ लोग उसे रोटी व खाने की अन्य वस्तुएं भी दे देते हैं और कभी कभी थोड़े बहुत पैसे भी दे देते हैं। लेखक ने कहानी के अंतिम भाग में टिहरी पर बांध बनने के कारण माटी वाली और उसके जैसे अनेक गरीब लोगों के विस्थापन अर्थात घर उठाए जाने की समस्या की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। लेखक ने बताया है कि जिन लोगों की ज़मीन जायदाद नहीं है वे क्या करेंगे, यानी वे असहाय हो जाते हैं, उनका जीवन बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाता है। उनको उनके घरों से निकालने का सीधा अर्थ होता है उन्हें उजाड़ना। अनपढ़ और गरीब आदमी के पास ज़मीन जायदाद ही नहीं होती, यदि होती है तो उसके पक्के कागज़ वगैरह नहीं होते। सरकारी अधिकारी तो ज़मीन के कागज़ देखकर ही उन्हें ज़मीन दिलाने की बात कहते हैं, परंतु जिनका संबंध उस स्थान से सदियों से बना आया है और उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होती, उनके लिए यह स्थिति दयनीय होती है। उन्हें किसी कागज़ या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे गरीब मजदूर लोगों का क्या होगा, यही प्रश्न इस कहानी का मूल लक्ष्य है, यानी सरकार को ऐसे लोगों की भी सहायता करनी चाहिए। पाठ के अंत में माटी वाली बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच जाती है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।